चौहान मैंसन। समस्तिका ने जैसे ही आगाज को थप्पड़ मारा, उस थप्पड़ की गूंज दूर तक गई और सब लोगों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आगाज का चेहरा भी गुस्से से कांपने लगा था। आज उसकी जिंदगी में पहली बार था जब किसी ने उस पर हाथ उठाया था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने की भी, और आज समस्तिका ने सीधे अपने हाथ से उसका गाल लाल कर दिया था। अमांस, दिव्या दोनों हैरानी से समस्तिका को देख रहे थे। आज तक उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कभी भी आगाज के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की, और आज समस्तिका ने वो कर दिया जो शायद दुनिया में कोई भी इंसान कर ना पाता। वही समस्तिका भी अब डर से कांपने लगी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मैं ये करना नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे मुझसे गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आगाज दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी ये गलती मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा और ना ही मैं तुम्हें भूलने दूंगा। तुम बहुत पछताओगी। ये बोलते हुए उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। तभी वहाँ पर गिरिराज जी की आवाज़ गूंजी, मैंने एक फ़ैसला लिया है। उनकी आवाज़ सुनकर आगाज ने अपना चेहरा थोड़ा सा नॉर्मल किया और पलटकर उनकी तरफ देखने लगा। वैष्णवी जी भी सामने आकर खड़ी हुई। उनका दिल भी इस वक्त ज़ोरों से धड़क रहा था। अभी आगाज और समस्तिका के बीच में जो कुछ हुआ, उसके बाद उन्हें सबसे ज़्यादा डर समस्तिका के लिए लग रहा था। आस्तिक भी भागते हुए समस्तिका के पास आ गया था और उनके पैरों से लिपट गया था। गिरिराज जी सबकी तरफ देखते हुए बोले, मैंने जो फैसला लिया है वो मैं तुम सबको बहुत जल्दी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सब लोग ब्रेकफास्ट कर लें। मैं नहीं चाहता कि मेरा फैसला सुनने के बाद किसी का ब्रेकफास्ट बीच में ही रह जाए। ये बोलकर वो टेबल की तरफ बैठ गए। अपनी जगह पर बैठकर वैष्णवी जी की तरफ देखने लगे। वैष्णवी जी ने जल्दी से आकर उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया और उनके बैठते ही बाकी सब लोग भी एक एक कर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने लगे। समस्तिका अभी भी साइड में खड़ी थी। उसने आस्तिक को पूरी तरह से अपने बाहों में समेटा हुआ था। आस्तिक को अमांस के साथ देखकर वो अपना संतुलन खो बैठी थी, इसलिए उसने गलती से आगाज को भी थप्पड़ मार दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो बस किसी तरह यह सोच रही थी कि वो जल्दी जल्दी इस घर से बाहर चले जाएं। इस घर से नहीं, इस शहर से भी बहुत दूर चली जाएं। वैष्णवी जी ने गिरिराज जी को नाश्ता सर्व कर दिया था, लेकिन अभी भी उन्होंने खाना शुरू नहीं किया था। वो हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए, क्या हुआ पापा जी, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? गिरिराज जी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोले, क्योंकि अभी तक सब लोग डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठे हैं। जब तक पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ जाएगा तब तक नाश्ता कैसे शुरू होगा? उनकी बात सुनकर वैष्णवी जी ने अपने आसपास देखा। समस्तिका को छोड़कर सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। वो तुरंत समस्तिका को देखते हुए बोली, आओ समस्तिका, जल्दी से अपनी जगह पर बैठो, सब लोग नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैष्णवी जी की बात सुनकर अब समस्तिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो आस्तिक को लेकर डाइनिंग टेबल पर आई और चुपचाप अपनी चेयर पर बैठकर उसने आस्तिक को भी अपने साथ वाली चेयर पर बिठाया था और उसकी चेयर को बिल्कुल अपने करीब खींच लिया था। एक चेयर पर गिरिराज जी थे और उनके बिल्कुल सामने वाली चेयर पर आगाज बैठा था। वो हमेशा इस चेयर पर बैठता था। उनकी नज़र अभी भी समस्तिका पर थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नज़रों ही नज़रों में समस्तिका को खा जाएगा। समस्तिका अपना चेहरा झुकाए बैठी थी। उसे सबसे ज़्यादा डर अमांस को देखने में लग रहा था, इसलिए वो अपनी नज़रें उठा तक नहीं रही थी। समस्तिका की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व हुआ तो अब गिरिराज जी ने भी खाना शुरू किया। समस्तिका बस आस्तिक को खिला रही थी, वही आगाज भी सिर्फ अपना चम्मच अपने बाउल में घुमा रहा था। नाश्ता तो दूर, अब उसका मूड इतना ज़्यादा खराब था कि पानी भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरने वाला था। वहीं दिव्या और अमांस अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और वैष्णवी जी भी बस औपचारिकता निभा रही थी। कुछ देर बाद गिरिराज जी अपनी जगह से खड़े हुए और अपने हाथ नैपकिन से साफ करने के बाद हॉल के बीचों बीच जाकर खड़े हो गए। उनके वहाँ पर जाते ही सब लोग भी अपनी जगह से उठे और उनके सामने ही कुछ दूरी पर खड़े हो गए। गिरिराज जी आगाज की तरफ देखते हुए बोले, चौहान फैमिली सिर्फ चौहान फैमिली नहीं है, एक ब्रांड है, एक रुतबा है, एक नाम है जिसे मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। चौहान फैमिली का वो ट्रॉफी जिसे संभालने के लिए दो मजबूत
हाथों की ज़रूरत है और मैंने हमेशा ही आगाज और अमांस दोनों को ही बारीकी से नोटिस किया है और सोचा है कि इन दोनों में से इस चौहान फैमिली को और चौहान एम्पायर को संभालने के लायक सबसे ज़्यादा है। आज तक मैं किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा, लेकिन आज मैंने फैसला ले लिया है। उनकी बात सुनकर अमांस के होश उड़ गए। वो बस यही सोच रहा था कि किसी तरह गिरिराज जी उनका नाम ले दे। गिरिराज जी एक गहरी सांस लेकर बोले, वैसे तो कहा जाता है एक मर्द बिजनेस या फिर अपनी नौकरी संभालता है और एक औरत घर संभालती है, लेकिन चौहान परिवार हमेशा से ही थोड़ा अलग रहा है, इसलिए आज मेरा फैसला थोड़ा अलग है। मैंने चौहान एम्पायर किसी एक के नाम नहीं किया बल्कि 2 लोगों के नाम किया है। अब उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वहीं आगाज का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। गिरिराज जी ने उससे वादा किया था कि अगर वो समस्तिका से शादी कर लेता है तो वो चौहान एम्पायर और चौहान प्रॉपर्टी में जितना कुछ भी है वो सारा आगाज का नाम कर देंगे। चौहान एम्पायर का इकलौता वारिस सिर्फ और सिर्फ आगाज चौहान होगा। अब 2 लोगों को हिस्सेदार बनाना मतलब उनका और अमांस का बराबर का हिस्सा, जो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उसे या तो सब कुछ अकेले चाहिए था या फिर कुछ भी नहीं चाहिए था। वहीं गिरिराज जी अब समस्तिका की तरफ देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। सब लोग हैरानी से समस्तिका की तरफ देखने लगे। वहीं समस्तिका को अब और भी ज़्यादा नर्वस फील होने लगा। उसके एक तरफ आगाज खड़ा था और दूसरी तरफ कुछ यूं ही दूरी पर अमांस खड़ा था। गिरिराज जी के बुलाने से वो धीमे धीमे कदमों से उनके पास आकर खड़ी हुई। गिरिराज जी ने उठ के सर पर अपना हाथ रखा और बोले, मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था कि मेरे आगाज की दुल्हन इस घर में आए। तुम इस घर में आई तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में रोशनी आ गई हो। समस्तिका बस फीका सा मुस्कुराई। आगाज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गिरिराज जी के दिमाग में चल क्या रहा है। तभी गिरिराज जी एक गहरी सांस लेकर बोले, तो मेरा फैसला ये है कि चौहान एम्पायर और चौहान परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर नहीं होगा, बल्कि 2 लोग इसे बराबरी से संभालेंगे और 2 लोग हैं आगाज चौहान और समस्तिका चौहान। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। अमांस और दिव्या की आंखें जो बाहर निकलने को हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आगाज ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली थी। गिरिराज जी आगे बोले, मैंने चौहान एम्पायर 60% समस्तिका के नाम और 40% आगाज के नाम। उम्मीद है इसमें आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगा। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति भी है तो उसे प्लीज़ अपने तक रखिएगा, क्योंकि गिरिराज चौहान अपना फैसला नहीं बदलता। अगर समस्तिका और आगाज कभी एक दूसरे से अलग होते भी हैं तो समस्तिका का हक उनका ही रहेगा। वो अपनी प्रॉपर्टी आगाज को नहीं दे सकती और ना ही आगाज उससे ज़बरदस्ती या फिर किसी भी तरह से ये प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। अगर समस्तिका ये सब नहीं रखना चाहती तो वो इसे किसी NGO में डोनेट कर सकती हैं। समस्तिका पर कोई भी किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं चल सकता और अगर ऐसा हुआ तो वो शख्स चौहान फैमिली से बाहर जाएगा। उम्मीद है हर कोई मेरा फैसला अच्छी तरह से समझ चुका होगा। ये बोलकर वो कुछ पल वहीं खड़े रहे। आगाज गुस्से से काँप उठा। पहले समस्तिका का उसे थप्पड़ लगाना और अब गिरिराज जी का फैसला। वो अंदर से पूरी तरह से जल भुनकर राख हो चुका था। वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ चला गया और समस्तिका हैरानी से गिरिराज जी की तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गिरिराज जी ने यह फैसला क्यों लिया। वही अमांस और दिव्या दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और वैष्णवी जी के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी इस बात से कि गिरिराज जी ने अपनी मेहनत की कमाई का 60% यूं ही समस्तिका के नाम कर दिया, बल्कि वो इस बात से खुश थी क्योंकि अब तक वो समस्तिका को इतना तो जान ही चुकी थी कि वो लालची किस्म की बिल्कुल नहीं है। वो ज़रूर अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगी और साथ ही साथ इस घर को भी संभालेगी। अमांस गिरिराज की तरफ देखते हुए बोला, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपने ज़रा सा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं भी अमांस चौहान हूँ, मेरा भी हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर, ऑफिस में, इस घर पर, हर एक चीज़ पर मेरा भी बराबर का हक है। और आपने सब कुछ आगाज को दे दिया दादाजी, ये तो कोई बात नहीं हुई। गिरिराज जी उनकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैंने फैसला हक देखकर नहीं काबिलियत देखकर लिया है। अगर तुम में काबिलियत होती तो आगाज की जगह तुम्हारा नाम होता।
अब मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ चले गए। समस्तिका उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन वो अपने रूम में जा चुके थे और उनके जाते ही अब दिव्या और अमांस भी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वैष्णवी जी ने समस्तिका की तरफ देखा और बोली, परेशान क्यों हो रही हो? समस्तिका अपनी आंखों में नमी लिए बोली, परेशान होने की बात है ना माँ, मैं ऐसे कैसे ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले सकती हूँ? मैं ये सब नहीं संभाल सकती माँ, और मैं तो यहाँ पर रहने भी वाली नहीं। ये बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई। वैष्णवी जी की उनकी तरफ देखते हुए बोली, क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर नहीं रहने वाली? समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दे। वो तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब है, अगर मिस्टर चौहान मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं उनके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं रह सकती ना। हो सकता है उन्होंने शादी का फैसला जल्दबाजी में ले लिया और अब मेरे साथ ना रहना चाहते हो, तो ऐसे में ये तो उनके साथ गलत होगा ना कि इस शादी की वजह से उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े। प्लीज़ आप दादाजी से बात करिए ना माँ, वो ऐसे फैसला नहीं ले सकते। वैष्णवी जी तुरंत बोली, सॉरी समस्तिका, मैं इस चीज़ में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। मैं पापा जी से बात नहीं कर सकती हूँ, वो किसी की भी बात नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ना कि वो कभी भी अपना फैसला नहीं बदलते, तो मुझे नहीं लगता वो अपना फैसला बदलेंगे। खैर अब मैं चलती हूँ, मुझे कल की पूजा की तैयारी करनी है। समस्तिका हैरानी से बोली, कल की पूजा? वैष्णवी जी मुस्कुराई और बोली, हाँ, कल घर में पूजा रखी है तुम्हारे और आगाज की शादी की खुशी में, बस उसी की तैयारी करनी है। अब मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और समस्तिका आस्तिक के साथ वहीं खड़ी रही। आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? समस्तिका ने उनका हाथ कसकर अपने हाथों में थामा और बोली, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो उसे गिरिराज जी के कमरे की तरफ लेकर चली गई। उसने हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया और बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ दादाजी? गिरिराज जी जो अपने बेड पर बैठे थे वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेशक तुम अंदर आ सकती हो। उनकी बात सुनकर समस्तिका उनके सामने आकर खड़ी हुई। उनके साथ ही आस्तिक भी था। गिरिराज जी उनकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे लग ही रहा था तुम आओगी, बताओ क्या कहना चाहती हो? ये बोलते हुए वो समस्तिका को बड़े ही प्यार से देख रहे थे। समस्तिका अपना चेहरा झुकाकर बोली, मैं आपके फैसले की इज्जत करती हूँ दादाजी। मैं मानती हूँ कि आपने ये फैसला कुछ सोच समझ कर लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाऊँगी। प्लीज़ आप ये जिम्मेदारी जो आपने मुझे दी है वो किसी और को दे दीजिए। दिव्या जो इस घर की बड़ी बहू है, आप जिम्मेदारी उसे दे दीजिए, या फिर सब कुछ मिस्टर चौहान और उनके बड़े भाई। ये बोलते हुए उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी थी और गिरिराज जी की नज़रें उस पर थोड़ी सी गहरी हो गई थी। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा था। गिरिराज जी मुस्कुराते हुए बोले, शायद तुमने सुना नहीं समस्तिका बेटा कि मैंने क्या कहा। मैंने साफ साफ कहा था कि मैं अपना फैसला नहीं बदलता। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, और हाँ, जाते जाते आस्तिक को यहीं छोड़ जाना। आज एक दादा का पोते के साथ खेलने का मन कर रहा है। उनकी बात सुनकर समस्तिका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। गिरिराज जी ने अपना हाथ आस्तिक की तरफ बढ़ाया तो आस्तिक तुरंत उनकी तरफ चला गया। समस्तिका बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो चुपचाप दरवाजे की तरफ घूम गई और दूसरी तरफ आगाज इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके चेहरे पर हद से ज़्यादा गुस्सा झलक रहा था। गिरिराज जी ने जैसे ही अपना फैसला सुनाया, दिव्या और अमांस तुरंत वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए। उन्हें गिरिराज जी पर इस वक्त हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दिव्या जैसे ही अंदर आई, अचानक ही वो जोरों से हंसने लगी। अमांस ने जब उसे हंसते देखा तो उसके गुस्से का पारा और भी ज़्यादा चढ़ गया। दिव्या उसके तरफ देखते हुए बोली, कहाँ तुम ख्वाब देख रहे थे पूरी चौहान इंडस्ट्रीज और चौहान प्रॉपर्टी के मालिक बनने का, और कहाँ तुम्हें दादाजी ने तुम्हारी औकात दिखा दी। मालिक तो छोड़ो, उन्होंने तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। बिल्कुल भिखारी वाली हालत बना दी है तुम्हारी। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें अपने खर्चे के लिए भी आगाज के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। सॉरी, आगाज के सामने नहीं, बल्कि उस समस्तिका के सामने, क्योंकि आगाज तो खुद सिर्फ 40% का मालिक है। पूरे 60% तो उस समस्तिका ने इस घर में आते ही अपने कब्जे में कर लिया और तुम्हारी हालत भिखारी वाली कर दी। ये बोलकर वो अमांस का मजाक उड़ाते हुए एक बार फिर से हंसने लगी। अमांस गुस्से से कांपते हुए बोला, बस बिल्कुल चुप हो जाओ, बकवास मत करो मेरे सामने। अब एक बार भी तुमने मुझे ये दांत दिखाए ना
तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा, दिव्या सार्कास्टिक स्माइल के साथ बोली। बुरा लग रहा है तुम्हें? आई एम सो सॉरी बेबी, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, तो बस वही सच कड़वा टेस्ट तुम्हारे मुंह में आ रहा है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें जल्दी ही कोई ट्रेनिंग सेंटर ढूंढ कर दूंगी। आखिर तुम्हें एक भिखारी की ट्रेनिंग भी तो लेनी होगी ना, कि कैसे एक भिखारी भीख मांगता है। वैसे तुम समस्तिका से ये ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते? उसे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है भीख मांगने का, अब तक सड़कों पर भीख ही तो मांग रही थी। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर तुम लोगों की शादी होती तो कितना अच्छा होता तुम्हारा कपल, एक परफेक्ट लगता। आमाज उसकी बातों से चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मेरी हालत भिखारी वाली हुई है? अगर दादाजी ने मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है ना, तो तुम्हें भी कोई खजाना नहीं दे दिया। ये बात भी अच्छी तरह से जान लो कि उन्होंने पूरे 60% समस्तिका के नाम दिए हैं, तुम्हें एक चवन्नी तक नहीं दी है। तुम तो इस घर की बहू हो ना, लेकिन आज तक तुमने इस घर के लिए क्या ही किया है? इस घर के लिए छोड़ो, आज तक तुमने हम दोनों के लिए क्या किया है? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के अलावा तुम्हें और कुछ आता नहीं। इसलिए तो आज ये सब हमारे हाथ से निकल गया। अगर तुम ढंग से होती ना, तो आज वो 60% तुम्हारे नाम होता और 40 मेरे नाम। ये बोलते हुए उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। अमाज उसकी बात सुनकर अब दिव्या को गुस्सा आ रहा था। कुछ सोचते हुए अमाज मुस्कुराया और बोला, वैसे तुमने एक बात नोटिस की है क्या? आई मीन वैसे तो तुम्हारा दिमाग छोटा सा है, उसमें ऐसी बातें आएंगी नहीं, लेकिन मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बेशक से दादाजी ने मेरे नाम कुछ नहीं किया, लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है। दिव्या हैरानी से उसे देखने लगी। अमान सातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, दादाजी 60% समस्तिका के नाम किए हैं, ये सोचकर कि वो आगाज की पत्नी है। लेकिन अगर उसके सामने ये सच्चाई आएगी कि समस्तिका आगाज की बीवी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मेरे बच्चे की माँ है, तो सोचो 60% किसके नाम जाएंगे? 60% की मालकिन समस्तिका है, लेकिन समस्तिका को अगर मैंने अपने कब्जे में ले लिया तो उन 60% का मालिक कौन होगा? अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर समस्तिका को अपने जाल में फंसा लूँ और समस्तिका को अपना नाम देकर अपनी औलाद बना लूँ, उसकी औलाद को 60% का मालिक मैं ही होऊंगा और 40% का मालिक आगाज, मतलब क्लियर, मैं बन जाऊंगा चौहान इंडस्ट्री का, चौहान एम्पायर का CEO। उसकी बात सुनते ही दिव्या के होश उड़ चुके थे। वो तुरंत बोली, मैं तुम्हें डाइवोर्स हरगिज नहीं दूंगी। अमान सातिर एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऐसे कैसे तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी? भूल गई क्या तुम एक बाज हो, और बाज औरत को डाइवोर्स देते वक्त तो मुझे दुनिया का कोई कानून भी नहीं रोक सकता। जो मुझे बच्चे नहीं दे सकती, उसे मैं अपना नाम क्यों दूं? दिव्या गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, अगर तुम इस बात को बीच में लेकर आए तो। अमाज के चेहरे पर एविल स्माइल लिए बोला, सॉरी मेरी जान, लेकिन अब तुम मेरे के किसी काम की नहीं हो। सोचा था तुम मुझे बचा दोगी और मैं चौहान इंडस्ट्री का मालिक बनूंगा, लेकिन अब मुझे तुम नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ वो समस्तिका चाहिए। हासिल तो मैं उसे वैसे भी करने वाला था, क्योंकि उसके पास आस्तिक है, लेकिन अब मुझे आस्तिक के साथ साथ वो समस्तिका भी चाहिए। वो बनेगी मेरी बीवी और उसे अपनी बीवी बनाकर मैं करूँगा चौहान प्रॉपर्टी पर राज। और हाँ, डोंट वरी, मैं तुम्हें भिखारी की ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं कहूँगा। तुम चाहो तो चौहान मेंशन की सर्वेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हो। उसकी बात सुनकर दिव्या ने गुस्से से मुठियाँ कस ली। वो अमांस के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे डिवोर्स कैसे देते हो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अगर तुमने मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश भी की ना, तो मैं दादाजी को तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा बता दूंगी कि कैसे तुम आगाज का नाम लेकर लड़कियों को इस्तेमाल करते थे। कैसे तुमने ना सिर्फ एक समस्तिका के साथ बल्कि ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ धोखा किया है, उन्हें यूज किया है, उन्हें नाजायज़ संबंध बनाकर उन्हें रास्ते पर छोड़ा है। और कईयों को तो तुमने, उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही अमांस ने अपने हाथ से उनके मुंह को दबा दिया और अपना पूरा जोर लगाते हुए उसके मुंह को हद से ज़्यादा कस रहा था। दिव्या की सांसें उखड़ने लगी। उसने जोर से अपना पैर अमांस के बीचों बीच मारा तो अमांस दर्द से चिल्लाते हुए पीछे की तरफ हट गया। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए दिव्या की तरफ देख रहा था। दिव्या व्यंग बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, जो सच्चाई तुम खुद नहीं सुन सकते हैं ना, वो सच्चाई मुझे दूसरों को बताने के लिए मजबूर मत करना मिस्टर अमांस चौहान, वरना तुम किसी लायक नहीं रहोगे। और ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एविल स्माइल थे।
दिव्या की बातें सुनते हुए अमांस इतना तो समझ चुका था कि वो इतनी आसानी से दिव्या से पीछा नहीं छुड़ा सकता। उसे कुछ न कुछ दिव्या का इलाज करना ही होगा। वैसे भी उनके लिए दिव्या बिल्कुल मैटर नहीं करती थी। दिव्या जैसी ना जाने उनकी लाइफ में कितनी ही आई और कितनी ही गई। जब उसने बाकी सबको नहीं छोड़ा तो दिव्या को ठिकाने लगाना उसके लिए कितना ही मुश्किल होने वाला था। वही दिव्या यही सोच रही थी। वो अमांस को देखते हुए मन ही मन बोली, आज तक तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ खिलवाड़ किया है, बहुत सारी लड़कियों को धोखा दिया है अमांस, लेकिन मैं तुम्हें वो हरकत खुद के साथ नहीं करने दूंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की सोची ना तो मैं सिर्फ तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी, बल्कि तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारे जितने राज मैं जानती हूँ वो सब तबाह कर देंगे। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर भी डेंजरस एक्सप्रेशन थे। वहीं दूसरी तरफ आगाज अपने ऑफिस में बैठा था और उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसकी वजह से कुणाल उससे कोई मीटिंग अटेंड नहीं करने दे रहा था। उसने आगाज की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन कर दी थी, लेकिन अभी भी उनकी 6 बजे एक मीटिंग थी जो अभी तक कैंसिल नहीं हुई थी। जैसे ही आगाज अपने कैबिन से बाहर निकला और मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगा, कुणाल उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, प्लीज़ सर, आप खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। अभी फ़िलहाल आप किसी मीटिंग में नहीं जा सकते। आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई हैं। कुणाल की बात सुनकर आगाज गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जुबान चलाने की? कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा, आप लोगों के जवाब का इंतज़ार था। आप लोगों ने सभी ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं करना तो ठीक है। मैं आप लोगों की बातें मानती हूँ, पर आप लोगों भी तो मेरी बातें मानिए। जैसे कल आप लोगों ने कमेंट्स किए, ऐसे ही हर रोज़ क्यों नहीं करते हैं? अगर आप लोग हर रोज़ ऐसे ही कमेंट्स और एक छोटा सा लाइक दे करके वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेहनत तो लगती है ना, और मेरी मेहनत आप लोगों की प्रतिक्रिया पर ही डिपेंड करती हैं। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, 200 प्लस कमेंट्स और 1000 प्लस तो लाइक्स मिलने ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोग हैं देखने वाले, तो इतना तो बनता है आप लोगों का भी। तुम 2 कौड़ी के नौकर, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगता है कि जैसे दादाजी ने उस लड़की को मेरे सर पर बिठा दिया है, वैसे मैं तुम्हें टॉर्चरेट करूँगा, तुम्हें अपने सिर पर बिठाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आगाज चौहान हूँ। मैं उस लड़की को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे 60% शेयर्स तो दूर, मैं उसे भीख में 60 रुपये भी नहीं दूंगा। अब तो मैं उसकी वो हालत करूँगा कि वो पछताएगी। चौहान मेंशन आने पर भी उसकी बातें सुनते हुए कुणाल बीच में बोला, सर प्लीज़, सब लोग तमाशा देख रहे हैं। ये बोलते हुए उसकी नज़रें आसपास खड़े स्टाफ पर थीं, जो आगाज को टुकुर टुकुर देख रहे थे। आगाज उसे जोर से धक्का दिया और बोला, तमाशा? तमाशा तो उस लड़की ने मेरा बना दिया है, अब मैं भी उसका तमाशा बनाऊंगा। मैं भी देखता हूँ कि वो कैसे मुझसे मेरा हक छीनती हैं। चौहान इंडस्ट्रीज, चौहान एम्पायर पर सिर्फ और सिर्फ आगाज चौहान का हक है। ये बोलते हुए आगाज ने अपने सिर पर अपनी उंगली पॉइंट कर रखी थी। कुणाल ने उसे एक बार फिर से संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बार आगाज ने उसे और भी ज़्यादा जोर से धक्का दिया और बोला, जा रहा हूँ मैं उस समस्तिका के पास। मैं बताता हूँ उसे कैसे 60% की मालकिन बनकर मुझ पर हुक्म चलाएगी। ये बोलते हुए वो अब मीटिंग हॉल की तरफ जाकर VIP लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। वो तुरंत नीचे पार्किंग एरिया में आया और अपनी गाड़ी में बैठकर चौहान मेंशन के लिए निकल गया। लेकिन अभी वो कुछ ही दूरी पर आया था कि अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने एक बेहद तेज स्पीड से चलता हुआ ट्रक आया और आगाज की गाड़ी ने तुरंत दूसरी तरफ घुमा दी, जिससे उसकी गाड़ी की टक्कर एक पेड़ से हो गई। उसका सर जोर से स्टीयरिंग पर लगा, उसके माथे से खून बहने लगा था, लेकिन अभी तक वो बेहोश नहीं हुआ था। उसने गुस्से से जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और बोला, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा मैं। तुमने मुझे मेरा सब कुछ छीना है ना, अब जब तक मैं तुम्हें बर्बाद ना कर देता ना मिस गोल्डिगर, तब तक मैं खुद को कुछ भी नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी के बोनेट पर धुआं बाहर निकल रहा था। आगाज ने नशे की हालत में ही कुणाल को फ़ोन किया, उसे एक और गाड़ी वहां भेजने के लिए कहा। कुछ ही देर में वहां एक और गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर कुणाल बैठा था। आगाज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए वो बोला, गाड़ी से बाहर निकलो। कुणाल तुरंत बोला, सर प्लीज़, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ,
आप जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा, पर प्लीज़ आप ड्राइविंग मत कीजिए, आप नशे में हैं। आगाज ने उसे गिरबान से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकाला और बोला, साला, मेरा एक एक्सीडेंट क्या हो गया? तुझे क्या लगता है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता? मैं तुझे अभी प्लेन भी उड़ाकर दिखा सकता हूँ। तेरी औकात ही क्या है मुझे कहीं ड्रॉप करने की? चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये बोलकर उसने आगाज को जोर से धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक बार फिर से चौहान मैंसन की तरफ निकल गया। अब तक रात के 10 बज चुके थे। चौहान मैंसन में सब लोग आराम से अपने कमरे में सो चुके थे, सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स कोई और नहीं, समस्तिका थी, जो फिलहाल आगाज के रूम में सोफे पर लेटी हुई थी। कल की तरह बेड पर लेटकर वो अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती थी। वो आगाज के बारे में सोचकर बेचैन हो रही थी कि तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला। समस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा उठाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ से आगाज एक बार फिर से लड़खड़ाते हुए कदम के साथ अंदर आ रहा था। और जब आगाज को समस्तिका बेड पर नज़र नहीं आई, तब उसकी नज़र पूरे रूम में घूम रही थी। समस्तिका ने तुरंत अपना चेहरा वापस नीचे किया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, ताकि आगाज को ऐसा लगे जैसे वो गहरी नींद में सो चुकी हो। तभी आगाज की नज़र भी सोफे पर लेटी हुई समस्तिका पर गई और वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, परी। उसके मुंह से अपने लिए परी सुनकर समस्तिका एक बार फिर से शॉक्ड हो गई। उसने पहले भी ऐसे नशे में परी कहकर बुलाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगाज उसे हमेशा परी कहकर क्यों बुलाता है, लेकिन अपने लिए परी सुनकर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो यूं ही सोफे पर लेटी रही, लेकिन आगाज कहाँ मानने वाला। वो तुरंत सोफे की तरफ आया और उसके चेहरे पर झुककर बड़े ही प्यार से बोला, परी, ओ मेरी परी। समस्तिका के अब होश उड़ गए। उसने अपनी आंखें और भी ज़्यादा कसकर बंद कर ली। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जाग रही हो परी, बस मुझसे बचने की कोशिश कर रही हो, पर तुम मुझसे नहीं बच सकती मेरी प्यारी परी। तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो ना। मैं जानता हूँ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? तुमने मुझे गुस्सा दिलाया था, पर मैं अब तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। अब मैं तुमसे प्यार करूंगा। प्लीज़ अपनी आंखें खोलो ना परी। समस्तिका अब खुद को और ज़्यादा रोक नहीं पाई और अपनी आंखें खोलकर आगाज की तरफ देखते हुए बोली, देखिए आप नशे में हैं। आप नशे में ऐसे ही प्यार प्यार से बातें करते हैं, सिर्फ बातें नहीं करते और भी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सुबह होते ही आप जैसे सब कुछ भूल जाते हैं। इतना तो मैं एग्ज़ाम में अपने आंसर तक नहीं भूलती थी जितना आप अपनी बातें भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप जाकर चुपचाप बेड पर सो जाइए। अगर कोई आपकी ऊंची आवाज़ सुनेगा तो पता नहीं क्या क्या सोचेगा। प्लीज़ आप अपनी जगह पर चले जाइए। उनकी बात सुनकर आगाज ने मुंह बना लिया। समस्तिका चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। आगाज हल्का सा हंसा और बोला, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, लेकिन मैं भी आगाज चौहान हूँ, मैं तुम्हें मनाकर ही रहूँगा। ये बोलकर उसने तुरंत समस्तिका को अपनी गोद में उठा लिया। समस्तिका की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपने हाथ आगाज के कंधे पर रख दिए थे। आगाज खुद के कदम लड़खड़ा रहे थे। ऐसे में उसका कोई भरोसा नहीं था वो कब समस्तिका को नीचे गिरा दे। वो थर थर काँपते हुए बोली, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे नीचे उतार दीजिए। आगाज ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम चाहती हो मैं तुम्हें नीचे उतार दूँ? समस्तिका ने अपना सर हाँ में हिलाया और अगले ही पल आगाज ने उसे नीचे ज़मीन पर पटक दिया। समस्तिका जोर से चिल्लाई, मेरी कमर। उसका चिल्लाना सुनकर आगाज तुरंत नीचे ज़मीन पर बैठा। उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ परी? तुम दर्द से रो रही हो? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? किसने तुम्हें दर्द दिया? समस्तिका की आंखों से आंसू थे। उसे सच में अपनी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली और रो रही थी। आगाज उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। वो समस्तिका की तरफ देखकर बड़े प्यार से बोला, मुझे बताओ परी, किसने तुम्हारी कमर में चोट पहुंचाई? जिसने भी ऐसा किया है ना, मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा, उसकी कमर का कमरा बना दूंगा। उसकी बात सुनकर समस्तिका गुस्से से बोली, आप अपनी कमर का कमरा बनाएंगे? ओह गॉड, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रखा हुआ था और दर्द भरी सिसकियाँ ले रही थी। आगाज उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा कमर दर्द ठीक करता हूँ। समस्तिका गुस्से से बोली, कैसे ठीक करेंगे आप इसे? अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक से ही आगाज ने उसे जोर से गोल घुमा दिया,
जिससे समस्तिका तुरंत फर्श से नीचे की तरफ झुक गई और आगाज ने अब उसे थोड़ा सा और दबाया तो वो सीधा जमीन पर लेट गई। समस्तिका के इस वक्त होश उड़े हुए थे। आगाज की हरकतें देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगाज नशे में है या वो पागल हो चुका है। वो तुरंत ऊपर उठने को हुई, लेकिन जैसे ही वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठी, आगाज ने उसकी कुर्ती को ऊपर की तरफ उठा दिया और खुद उसकी पीठ पर बिल्कुल वहीं अपने होठ रखे जहां उसे सबसे ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। समस्तिका के लिए जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो और पूरी दुनिया रुक सी गई हो। उसने अपने हाथों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया। उसकी धड़कनें रफ्तार से दौड़ने लगी और दिल सीने से बाहर निकलने को हो चुका था, क्योंकि आगाज ने सिर्फ एक बार उसकी पीठ पर अपने होठ नहीं रखे थे, बल्कि लगातार उसकी पीठ को किस करने लगा था। बड़े प्यार से उसकी पीठ को किस करते हुए बोल रहा था, अब दर्द कम हुआ, अब दर्द कम हुआ। और समस्तिका उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। वो बस उसके होठों को अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। उसकी वो गहरी गहरी सांसें आसपास अपनी जगह बना रही थी। वो जैसे आगाज को और भी ज़्यादा नशे में मदहोश कर रही थी। आगाज उसकी पीठ पर किस करते हुए ऊपर की तरफ करने लगा तो समस्तिका तुरंत सीधी हो गई। अब उसकी पीठ जमीन से लगी हुई थी और वो आगाज की तरफ देखते हुए गहरी सांस ले रही थी, जिससे उसका सीना हल्का सा ऊपर नीचे हो रहा था। आगाज उसके सीने की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम कितनी सेक्सी लग रही हो परी। मुझे तो लगा तुम सिर्फ क्यूट लगती हो, लेकिन तुम एकदम हॉट भी लग रही हो। ये बोलते हुए उसकी नज़रें अब समस्तिका के सीने पर ठहर गईं तो समस्तिका ने तुरंत अपना दुपट्टा अपने ऊपर अच्छे से लिया। आगाज ने तुरंत उसका दुपट्टा उसके सीने से हटाया और बोला, क्या छुपाने की कोशिश कर रही हैं तुम मुझसे? ये मेरा ही है, तो मुझे अच्छे से देखने दो। ये बोलते हुए वो अब उसके सीने पर झुक गया और उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा तो समस्तिका तुरंत बोली, ये आप कैसी हरकतें कर रहे हैं मिस्टर चौहान? ये हरकतें आपको शोभा नहीं देती। आगाज ने अपना चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन लिए बोला, शोभा? शोभा? मुझे शोभा क्या नहीं देती? समस्तिका तुरंत बोली, शोभा आपको कुछ नहीं देती, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज बोला, तो शोभा से किसी ने कुछ मांगा ही कहाँ है? पर शोभा अपना सामान अपने पास रखे, मुझे मेरी परी का सामान देखना है। ये बोलते हुए उसने एक बार फिर से वापस अपनी नज़रें समस्तिका के सीने पर गिरा दी और समस्तिका खुद शर्म से नीचे ज़मीन में गिरने लगी। तभी उसकी नज़र आगाज के माथे पर गई। कमरे में लाइट डिम थी, इसलिए अब तक उसका ध्यान आगाज के माथे पर लगी हुई चोट पर नहीं गई थी, लेकिन अब उसकी चोट को देखते हुए वो तुरंत ऊपर की तरफ उठी। आगाज का चेहरा उसके सीने पर ही था। जब वो ऊपर उठी तो आगाज ने अपना चेहरा भी ऊपर की तरफ उठा लिया, लेकिन आगाज ने तो अपना चेहरा ऊपर उठाया ही नहीं, वो सीधा समस्तिका के सीने से लगा। समस्तिका तुरंत वापस नीचे हो गई और फिर आगाज की तरफ देखते हुए बोली, साइड हटिए ना आप। आगाज तुरंत बोला, क्यों? मैं क्यों साइड हटूं? अभी मेरा मन नहीं भरा, मुझे मेरी परी को देखना है। आगाज की बातों से समस्तिका का बुरा हाल हो रहा था। वो अब जल्दी से बोली, आपके सिर पर चोट लगी है। आगाज ने हैरानी से अपने सिर पर इस तरह से हाथ रखा जैसे उसे पता ही ना हो कि उसके सर पर चोट लगी है। वो तुरंत अपना सर पर अपना हाथ रख इधर उधर देखते हुए बोला, क्या मुझे चोट लगी है? समस्तिका ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। आगाज ने अब अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो समस्तिका भी तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और उसके माथे की तरफ देखते हुए बोली, हाँ आपके माथे पर चोट लगी है, लेकिन ये चोट आपको कैसे लगी? आगाज ने मुंह बनाया और बोला, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा था। तुम पर गुस्सा निकालने के चक्कर में मैं खुद ऑफिस से निकल गया और फिर जब मैं गाड़ी चला रहा था तो सामने वाले ने ट्रक तेज़ी से चला दिया और मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मुझे इतनी बड़ी चोट लग गई। अब मुझे दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी कमर की चोट तो ठीक कर दी, क्या तुम अब मेरे सर की चोट ठीक नहीं करोगी? ये बोलते हुए वो समस्तिका की तरफ देख रहा था और उसका सवाल सुनकर समस्तिका का दिल जोरों से धक धक करने लगा। आगाज का ये कहना कि समस्तिका उसके सर की चोट सही नहीं करेगी, ये समस्तिका को बेचैनी सा कर रहा था। वो तुरंत बोली, मैं आपके सर पर मरहम ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले आपको बेड पर चलना होगा। ऐसे यहाँ पर तो मैं आपके सर पर दवा नहीं लगा पाऊंगी ना। आगाज तुरंत बोला, अच्छा
मुझे बेड पर चलना होगा क्या? लेकिन मेरे पास तो कोई गाड़ी या फिर बाइक नहीं है यहाँ पर, मैं बेड पर कैसे जाऊँगा? बेड तो बहुत दूर है। समस्तिका उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए उसे देख रही थी। वो धीरे से बड़बड़ाकर बोली, ये इंसान इतना पीता क्यों है जब इसे पता है कि ये संभाल नहीं पाएगा? कभी इसे पीने के बाद मैं समस्तिका लगती हूँ तो कभी बेड इसको 7 समंदर पार दिखाई देता है। पता नहीं ये अब तक कैसे खुद को संभाल रहा था। आगाज उसे अकेले में बात करते हुए बोला, तुम किससे बात कर रही हो परी? तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। पता नहीं किससे बात किए जा रही हो। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। ये बोलकर वो जैसे ही उठने लगा, अचानक से उसका पैर लड़खड़ाया और वह तुरंत घुटनों के बल नीचे जमीन पर गिरा। समस्तिका ने जल्दी से उसे संभाला और बोली, आप प्लीज़ नाराज मत होइए। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं आपसे ही बात कर रही थी। मैं ये बोल रही थी कि बेड ज़्यादा दूर नहीं है, अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे। आइए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये बोलकर वह तुरंत अपनी जगह से उठी और उसने आगाज को अपना हाथ दिया। आगाज नीचे जमीन पर बैठा हुआ उसका हाथ कसकर थामा और जोर लगाते हुए बोला, मुझे खींचो परी, मुझसे उठा नहीं जा रहा। उसकी इस हरकत पर समस्तिका को अचानक से हंसी आ गई। वो जोरों से हंसने लगी और आगाज उसे हंसते देख रहा था। कुछ देर बाद वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? समस्तिका तुरंत नीचे की तरफ झुकी और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बड़े ही प्यार से बोली, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही मिस्टर चौहान, आप बस मेरा हाथ थाम कर रखिए। मैं धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर उठ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आइए। ये बोलकर वो अब पीछे की तरफ हटी और उसने ऐसे प्रिंटेड करना शुरू कर दिया कि वो आगाज को ऊपर की तरफ खींच रही हैं, जबकि वो बिल्कुल भी नहीं खींच रही थी। आगाज खुद ब खुद ऊपर की तरफ उठ रहा था और वो भी ऐसे जोर लगा रहा था जैसे वो गहरी खाई से बाहर निकल रहा हो, जबकि उसे सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होना था। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो समस्तिका उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोली, वो देखिए बेड कहाँ ज़्यादा दूर है, बस 2-4 किलोमीटर है, हम 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये बोलते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी और आगाज भी उसके साथ धीरे धीरे चल रहा था। वो अब उसे लेकर बेड पर आई और उसे बेड पर बिठाकर बोली, आप यहीं पर बैठे रहिएगा, मैं अभी आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। आगाज ने किसी बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिलाया और समस्तिका तुरंत कैबिनेट की तरफ बढ़ गई, जहाँ से वो मेडिकल बॉक्स लेकर आई और फिर उसने मेडिकल बॉक्स साइड में रख कर उसमें से डेटॉल वगैरह निकाल कर उसने सबसे पहले आगाज की चोट को अच्छे से साफ किया और उस पर अच्छे से बैंडेज लगा दी। वो अब आगाज की तरफ देखते हुए बोली, अब आपकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आगाज ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता परी, तुम मुझे हर प्रॉब्लम से बचा लेती हो। उसकी बातें सुनते हुए समस्तिका हैरानी से उसे देख रही थी। समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप चुपचाप सो जाइए चौहान साहब, रात बहुत हो गई है, सुबह आपको ऑफिस भी जाना होगा। आगाज उसकी बात सुनकर अचानक से मुंह बनाने लगा। उसे मुंह बनाते हुए देखकर समस्तिका हैरानी से बोली, अब क्या हुआ? आगाज इरिटेट से आवाज़ में बोला, मैंने कपड़े तो चेंज किए ही नहीं। समस्तिका तुरंत बोली, अच्छा ऐसा क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको दूसरे कपड़े ला कर देती हूँ, आप चेंज कर लीजिएगा। ये बोलकर वो जल्दी से उसकी क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और वहाँ से एक टी शर्ट और लोअर लेकर आई। उसने जल्दी से वो कपड़े आगाज की तरफ बढ़ाए और बोली, लीजिए आप चेंज कर लीजिए। आगाज मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारे होते हुए मुझे ये काम खुद करना पड़ेगा क्या? समस्तिका हैरानी से बोली, मतलब क्या आपका? आगाज मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो परी कि क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो ना। तुम तो देख रही हो ना मेरे माथे पर इतनी ज़्यादा गहरी चोट लगी है, अब ऐसे में खुद से कपड़े चेंज कैसे करूँगा, प्लीज़ तुम मेरी हेल्प कर दो। उसकी बात सुनकर समस्तिका सोच में पड़ गई। वो जानती थी कि वो ऐसे अब आसानी से आगाज से पीछा नहीं छुड़ा सकती, इसलिए उसने धीरे धीरे आगाज के कपड़े निकालने शुरू किए। हालांकि उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने पहले आगाज का ब्लेजर निकाला और फिर उसकी शर्ट भी निकाल कर साइड में रख दी। वो आगाज की टी शर्ट पहनाने लगी तो आगाज ने उसे तुरंत रोका और बोला, नहीं मुझे नहीं पहनना अभी ये,
समस्तिका हैरानी से बोली, क्यों क्यों नहीं पहननी आपको ये? आगाज शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करना है। ये बोलकर उसने समस्तिका को अपने ऊपर खींच लिया, जिसकी वजह से वो खुद भी जाकर बेड पर गिरा और समस्तिका भी उसके ऊपर गिरी। समस्तिका के हाथ आगाज के सीने पर थी और वो आगाज के चेहरे को देख रही थी। आगाज भी मदहोशी भरी नज़रों से समस्तिका को देख रहा था। कहानी आगे जाननी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बस इतना कर दीजिए, बाकी मैं कर लूँगी।